Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 अगस्त 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेलारूस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसको कवर किया जा रहा है, तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को 3 जगह पर कवर किया गया है। अब देखो कल मंडे था, तो कल मंडे को एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है और उस रिपोर्ट में जो वेदर है उसको लेकर काफ़ी सारी चर्चा करी गई कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर में जो वेदर कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरी देखने को मिलेंगे ही। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे इस रिपोर्ट ने यह भी बोला जो इंडियन ओशन है वो लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा हायर रेट पर गर्म हो रहा है, और ये बताया गया है एक लेटेस्ट रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट लाई गई है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसको आईपीसीसी बोला गया है, और यह आर्टिकल आने वाले टाइम पर भी लगातार कवरेज में देखने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वार्निंग दी है कि इंडिया जो है, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो हीट वेव्स हैं वो आने वाले टाइम पर इंक्रीज़ होने वाली है, जो फ्लडिंग है यानी बाढ़ वाली सिचुएशन है वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है, और ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज का। और ये क्लाइमेट चेंज के पीछे आप देख पाओगे कहीं ना कहीं मानव का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब चीज़ों की वजह से आज के टाइम पर क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, बहुत सारी फोरकास्टिंग करी है, भविष्यवाणी करी गई है इस रिपोर्ट के द्वारा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह बोला गया जो हीट वेव्स हैं, ह्यूमिड स्ट्रेस यानी जो गर्मी है वो और ज़्यादा इंटेंस होगी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आएगी। और आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें, ना ही इंडिया दुनिया भर में चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कनाडा के अंदर, ठीक है, बहुत सारी जगह पर हीट डोम अब की बार क्रिएट हो गया था। ऐसी कंट्री जहाँ पर 12 महीने ठंड है लेकिन वहाँ पर हीट डोम वाली सिचुएशन देखने को मिली, अचानक से जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचा और बहुत सारे लोगों की जान भी गई। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। एनुअल और जो समर मानसून पर्सिपिटेशन है ये भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आप कह सकते हो हीट एक्सट्रीम्स जो है, अगेन जो गर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, और जो कोल्ड एक्सट्रीम है वो डिक्रीज़ होने वाली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उसके बाद जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, जो हमारे बर्फीले पहाड़ हैं, और उनका जो पानी है वो लगातार बह कर कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी जो है सी लेवल में जाएगा, ठीक है, समुद्र में जाएगा, और समुद्र में जाने के बाद जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। अब इससे क्या होगा, जिस जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट होगा तो सी लेवल भी बढ़ेगा तेज़ी से। अब सी लेवल तेज़ी से बढ़ेंगे तो इससे खतरा क्या है, खतरा बहुत ज़्यादा है। जितनी भी कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, आप कह सकते हो इंडिया की कोस्टल एरियाज़ आपको नीचे की साइड देखने को मिलेंगे, और भी वेरियस कंट्रीज़ के कोस्टल एरियाज़ हैं, बहुत सारी आइलैंड्स हैं, वो सब डूबते हुए नज़र आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाली है कुछ आने वाले टाइम पर। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर फोरकास्ट करी गई है। जो ऑथर्स हैं आईपीसीसी के, आईपीसीसी मैंने आपको बता दिया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका जो है आप कह सकते हो आईपीसीसी का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 है, इसी के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सी लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ेगा, उसके बाद फ्लडिंग बढ़ेगी, कोस्टल एरियाज़ डूबेंगे, वही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। और इससे कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिलेगा, वो होगा चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, ये सारे एरियाज़ देखने को मिलेंगे जो कि एक तरीके से डूबते हुए नजर आएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है ये सारी चीज़ों को एक तरीके से हम रोक कैसे सकते हैं, रोक
ऐसे सकते हैं कि हम लोग को पहली बात तो पोल्यूशन कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन कारण है वो ह्यूमन जो आज के टाइम पर पोल्यूशन करता हुआ नजर आएगा, वो सबसे ज़्यादा मेन कारण है। हमारा गोल भी हमने सेट कर रखा है कि हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुंचेंगे 2050 तक, लेकिन पता नहीं जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और जो है हम लोग पोल्यूशन को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, नाउ आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल एडिटोरियल पर भी है, प्लस उसके बाद भी यहाँ पर एक बार और देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये छोटा सा देखने को मिलेगा बट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी भी है जिसके बारे में जानना है, प्लस इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सिलेबस है वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेट आउट किया है एक फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी इसका मतलब क्या है, देखो अभी के टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पर जो अगस्त की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में है, यानी इंडिया अगस्त की प्रेसिडेंसी को निभा रहा है। अब इस चीज़ को लेते हुए इंडिया ने जो है यहाँ पे बातचीत करी है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आप कह सकते हो जो भी समुद्री एरियाज़ हैं वहाँ पर किस प्रकार से सिक्योरिटी बना के रखी जा सकती है। खासकर इस पर फोकस किया गया है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इंडियन ओशन रीजन में किस प्रकार से हम लोग सिक्योरिटी बनाकर रख सकते हैं, पीस बनाकर रख सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर इंडिया को और भी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस आर्टिकल के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में ही जानना है तो मैंने डेली करंट अफेयर जो आज वाला वीडियो है, मैंने पहला आर्टिकल इसी के बारे में कवर किया है, वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हो ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यूएनएससी के अंदर इस चीज़ को लेकर डिबेट भी चला है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि लगभग इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी प्रेसिडेंसी निभा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे चेयर किया और डिबेट करी है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कि देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी को ऊपर यहाँ पर हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए और इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए हम लोगों को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बॉडी यहाँ पर छूट रही है हमसे, क्योंकि ये सबसे मेन है। इंडिया कहाँ पर प्रेसिडेंसी कर रहा है आज के टाइम पर, यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये क्या है एग्जैक्टली, तो देखो यहाँ पर आपको मालूम होगा जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कहलाते हैं। एक तो हो गया यूएनएससी, बाकी मैं 5 नहीं बताने वाला, बाकी 5 आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार आप लोगों के पास यहाँ पे नोट्स भी हैं और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पर नोट डाउन कर रखा होगा। तो बाकी 5 आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशन इसका सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको कब बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस क्रिएट हो चुका था। तो वो जो वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पर जो दिक्कतें क्रिएट हुई, उसके बाद जो शांति बनाकर रखनी थी दुनिया भर में, उसके लिए यहाँ पर इस सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो था 17 जनवरी 1946 में। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि इसने मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली इसको, और इसके अंदर जो है 15 मेंबर्स देखने को मिले, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आज के टाइम पर कितने मेंबर्स हैं, ध्यान से सुनना, 15 मेंबर्स हैं। इसमें से जो 5 मेंबर्स हैं वो हैं परमानेंट मेंबर, और जो 10 मेंबर हैं वो हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट बोला गया है तो इनकी कुछ ना कुछ सुपीरियरिटी होगी, बिल्कुल। यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये परमानेंट मेंबर 5 मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर देखने को मिलता है। ये एक ऐसा पावर है कि मान लो इन 15 मेंबर्स में से 14 मेंबर किसी एक डिसीजन के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन अगर 14 मेंबर में से अगर यहाँ पर कोई एक जो है, मतलब आप कह सकते हो 14 के 14 किसी डिसीजन के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन 5 में से जो परमानेंट मेंबर हैं इनमें से अगर एक भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसके अगेंस्ट में चला जाता है तो ये चीज़ें पास ही नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हो जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास क्या पावर्स हैं, इनको इस वजह से यहाँ पर सुपीरियरिटी पे रखा जाता है। क्वेश्चन यह है, परमानेंट मेंबर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो यहीं पर आज के टाइम पर, और इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है और इसी वजह से जो है इंडिया आज के टाइम पर प्रेसिडेंसी अपनी दिखा रहा है। उसके बाद बात करेंगे एक और छोटे से आर्टिकल के बारे में, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वनडे एग्जाम्स के लिए। चर्चा हो रही है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये जो थीम है ये है इंडिपेंडेंस डे के इवेंट का। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि अभी 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होगा रेड फोर्ट पर, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे हमारे नेशन को एड्रेस करेंगे, एक स्पीच देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी जैसे एज़ यूजुअल होती रहती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो इंडिपेंडेंस डे है इसका जो थीम होने वाला है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एक तरीके से इंडिपेंडेंस के अवसर पर क्या होगा, जितने भी जो ओलंपियंस एक तरीके से जो भी यहाँ पर मेडल्स जीत कर आए हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया गया है।
वो लोग भी आएंगे। और यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी है, पब्लिक की यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जैसे पहले बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह होती थी, वो परफॉर्मेंस वगैरह भी आज के टाइम पर नहीं देखने को मिलेगी ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। ओके, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि बस इसका थीम याद रखना है। दूसरी चीज़ जो है, खतरे से लेकर प्रोटेक्शन पहले ही ले रही है यहाँ पर, क्योंकि ड्रोन, आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाल ही में ड्रोन अटैक हुआ है, तो वैसी कोई चीज़ें, कोई डिसरप्शन ना देखने को मिले, उसकी वजह से ड्रोन अलर्ट पहले ही कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। चर्चा हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं सीबीआई की रिपोर्ट से। अब एक तरीके से रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में, मुद्दा क्या है, देखो मुद्दा यह है कि झारखंड के एक जज हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मड्डे में बोला देखो हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं है सीबीआई की सील्ड कवर के बारे में, क्योंकि एक तरीके से जो ये डेथ है इसके ऊपर सीबीआई ने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को बोला गया है सील्ड कवर रिपोर्ट। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो उसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक तरीके से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन साहब, इनके द्वारा यहाँ पर यही कहना है, इनका कंसर्न दिखाया गया है कि देखो जजेस के ऊपर यहाँ पर अटैक हो रहे हैं और जो है सीबीआई के द्वारा एक सही से रिपोर्ट में ही नहीं बनाई गई है, और एक तरीके से यहाँ पर एक सील्ड कवर रिपोर्ट है, इसमें यहाँ पर यही बताया गया है कि हम वहाँ गए, यहाँ गए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला देखो इसके पीछे का मोटिव यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए था कि किस प्रकार से यहाँ पर जज की डेथ हुई है। और एक तरीके से यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें देखती रहेंगी तो जो भी जज हैं वो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाएंगे, उनके पास जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। देन उसके बाद जो टॉप कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सीबीआई को कि आपको फाइल करना है एक वीकली स्टेटस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जारी करनी है। जो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जिनकी अभी डेथ हुई है, इनके ऊपर यहाँ पर आपको कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी करनी है, उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट को सबमिट करना है और चीज़ें अच्छे से देखनी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलेगा। आर्टिकल्स जो है, कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, फिर उसके बाद यहाँ पर जजेस को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स आज के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर जजेस के पास फ्रीडम नहीं है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने बताया था, जो हमने पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है, अगेन यहाँ पर इसके बारे में पेज नंबर 8 पर भी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एडिटोरियल पर भी देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इसने बताया जो ग्लेशियर्स हैं वो आज के टाइम पर श्रिंक हो रहे हैं और आने वाले टाइम पर भी ये श्रिंक होते रहेंगे, और श्रिंक होते रहेंगे, पिघलते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे। तो इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये होगा कि दुनिया भर में जो सी लेवल है वो राइज़ होगा, और जब सी लेवल राइज़ होगा तो उससे क्या होगा, जो कोस्टल रीजन्स होंगे, जो आइलैंड्स होंगे, वो डूबते हुए नजर आएंगे। वही रीज़न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जो ग्लेशियर्स हैं हिंद कुश हिमालय रीजन के अंदर, वो लगातार श्रिंक होंगे आने वाले टाइम पर, और एक तरीके से आप कह सकते हो ये बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है कि देखो इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें भी, लेक आउटबर्ड्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। और फिर उसके बाद बोला गया है देखो इसके लिए हम लोगों को एक एक्शन लेना पड़ेगा, और आज के टाइम पर ज़रूरत है हम लोग एक्शन लें, क्योंकि अगर हमने एक्शन आज के टाइम पर नहीं लिया तो फिर काफ़ी देरी हो जाएगी, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो एक्शन क्या है, वो है रिड्यूस CO2 यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन हम लोग को करना पड़ेगा। और ना ही इंडिया, ना केवल इंडिया ही नहीं, पूरे मतलब पूरे देश को जो है, पूरे वर्ल्ड को, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको यहाँ पे कार्बन रिडक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। एक कंट्री के कम करने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा, और खासकर यहाँ पर ये इंडिया के ऊपर फोकस करता है कि यहाँ पर क्या होगा अगर ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बवाल देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर ये सी लेवल बढ़ेगा तो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल डेफिनेटली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आर्टिकल के अंदर बोला गया है जो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये एक फेस्टिवल करने वाला है फ्रीडम फाइट के ऊपर, ठीक है। फ्रीडम फाइट के ऊपर यहाँ पर एक फेस्टिवल होगा, कब होगा, इंडिपेंडेंस डे पर। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, मंडे में अनाउंस किया कि भाई यहाँ पर 3 दिन का फेस्टिवल चलेगा इनके कैंपस में, थर्सडे से लेकर आप कर सकते हो यहाँ पर, आप कर सकते हो इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी के अवसर पर 3 दिन तक एक पूरा का पूरा फेस्टिवल चलने वाला है, जहाँ पर
पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रीडम फाइट का यहाँ पे टॉपिक रखा गया है, इसके ऊपर पूरा फेस्टिवल चलाया जाएगा, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये आपका आर्टिकल जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये आपको एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, और एक तरीके से जो ये एनएसडी है ये एक काइंड ऑफ एक तरीके से थिएटरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर इसको फाइनेंस कौन करता है, इसको पैसा कौन देता है, वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होने के बाद दुनिया में साथ ही साथ आप कह सकते हो कि आप यहाँ पर जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये इंडिपेंडेंट हो गया था 1975 में। फिर उसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया एक यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 2005 में। फिर उसके बाद जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो कि एक तरीके से ड्रामा के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जाना जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंस की इसकी एक तरीके से इन्होंने बोला कि हम लोग हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसको एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसी वजह से इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2019 के अंदर जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसकी रैंक थी 14th अमंग द बेस्ट फिल्म स्कूल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड के अगर कैटेगरी के अंदर बात करें तो 14वीं रैंक थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की 2019 के अंदर। मेन काम क्या है इसका, जो थिएटर ट्रेनिंग होती है वही यहाँ पर ये कंडक्ट करवाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम भी लग जाएगा, प्लस मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। पार्लियामेंट ने पास किया है एक बिल ऑन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स और टैक्सेशन। आपको देखना यह है, कल मैंने एक आर्टिकल कवर किया था, परसों मैंने एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी एक बिल के बारे में, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल। सरकार ने यहाँ पे बिल पास किया है, इसके अंदर सरकार ने क्या बोला है, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है इसको सरकार अब से यहाँ पर चेंज कर रही है। और एक तरीके से जो पहले टैक्स लिया जाता था वो मतलब ये जो जब से ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लाया गया, मतलब 2012 में लाया गया है, तो 2012 से टैक्स लिया जाएगा। 2012 से पहले अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश हुई है तो उसके थ्रू यहाँ पर पहले वाला टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2012 से आने वाले टाइम का टैक्स लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखना है आप लोगों को, और कल मैंने डिटेल में कवर किया है, परसों भी मैंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में डिटेल में कवर किया क्योंकि कल भी एक एडिटोरियल आया था, तो प्लीज़ जाकर उसको देख लेना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर अगर हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी यहाँ पे बिल की टेंशन मत लेना, बिल के बारे में मैं एक और मैंने जैसे बता रखा है, जैसे ये 23 बिल्स हैं, ठीक है, 23 बिल्स के बारे में चर्चा हो रही है। ये आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिनों में या हफ्ते भर में बहुत सारे बिल के नाम सुन लिए होंगे, ठीक है, इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी और भी बहुत सारे बिल्स के नाम सुन लिए होंगे। तो इन सब बिल, ये लगभग 23 बिल्स हैं, ये इन सब 23 के 23 बिल के रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके बारे में टेंशन मत लेना कि ये बिल क्या है और इनके अंदर क्या क्या मतलब बोला गया है, तो ये सब के बारे में एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा। जैसे यहाँ पर ये सब के सब पब्लिक में आते हैं, सबके सब न्यूज़ में आ जाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि देखो जो ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर रिपोर्ट है ना वो सबमिट करी जाएगी। देखो अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा समझो उसको। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट को 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आप लोगों को एक रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट देनी है किस चीज़ को लेकर, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। अभी आपको मालूम होगा फर्स्ट वेव आया था कोविड का, उसके बाद सेकंड वेव आया था। अब जब सेकंड वेव आया था ना, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिला, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। अप्रैल के टाइम पर, मई के टाइम पर हमने बहुत सारे आर्टिकल्स कवर किए थे कि हाँ भाई ऑक्सीजन की कमी से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से इतने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ये बताते हैं कि आने वाले टाइम पर हम लोग थर्ड वेव भी देख सकते हैं कोविड की। अब थर्ड वेव से टैकल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो सेकंड वेव के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुआ था वो वापस से थर्ड वेव के अंदर देखने को मिले, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जाए। उसको लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कि देखो यहाँ पर कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई की मैन्युफैक्चरिंग, एलोकेशन, इसकी सप्लाई, इन सब चीज़ को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी करी जाएगी और रिपोर्ट जो यहाँ पर सबमिट करने को बोला गया है।
देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद आप लोगों को देखना यह है कि अभी हमारी कोशिश ये है कि जो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है इसकी प्रोडक्शन एक हम लोग बफर जोन में बनाकर चलें, मतलब कि हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर चलें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को, क्योंकि थर्ड वेव आता है तो हमें यह ना हो कि इंतज़ार करना पड़े, सामने सेटअप करनी पड़े चीज़ों को, उसके बाद जो है लोग मरना भी चालू हो जाए और हम लोग बाद में यहाँ पर अभी ऑक्सीजन बना रहे हैं। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना देखने को मिले। तो थर्ड वेव के लिए पहले से यहाँ पर रेडी रहना है, ऑक्सीजन को यहाँ पर पहले से रेडी करके रहना है, थोड़ा बहुत हमें प्रिपरेशन पहले से रखनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। देखो एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा नहीं, ये यहाँ पर एक वर्ड आया है ना कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर रिपोर्ट भी डाली जाएगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑक्सीजन की वो कैसे होती है, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन को बनाया कैसे जाता है? तो बहुत टाइम हो गया था, मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले भी, लगभग महीना डेढ़ महीना हो गया है, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट वैसे भी और हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पता भी होना चाहिए। देखो आज आप इसको समझोगे, बताना, मतलब दोस्त वो होंगे कोई भी होगा तो उसको भी आज पढ़ाना या फिर घर पे सिखाने की कोशिश करना। यहाँ पे देख पाओगे ये सिलेंडर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को डालते हैं, ठीक है, एक सॉरी इसके अंदर ऑक्सीजन को डाला जाता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बनाने के लिए, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बनाने के लिए, इसके अंदर डालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अब वो लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनता है, फिर उसको इसके अंदर सिलेंडर के अंदर कैसे डाला जाता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आपको मालूम है ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ और इसके अंदर ये सिलेंडर की कमी पड़ गई, ये सारी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड वेव के दौरान। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो एक आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है, इसको मैंने हमेशा के लिए सेव करके रख रखा है और आपको भी मैंने दे रखा है, जो दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखो जो ऑक्सीजन है ना वो बनाई जाती है हवा को ठंडा करके, यानी कि वो एयर है जहाँ पर आप बैठे हो, अभी आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जो एयर है आपके पास की उसको ठंडा करके ही ऑक्सीजन बनाई जाती है। कैसे, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये मशीन है, इसके अंदर क्या होगा, एयर को डाला जाएगा एक तरफ से, यानी कि हवा है जहाँ पे आप जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जो भी आप जब भी आप सांस ले रहे हो, जो हवा है एयर है उसको यहाँ से डाला जाएगा, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये हवा है ना, हवा के अंदर क्या सिर्फ ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत कम मात्रा में है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, 78 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, देन उसके बाद ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और फिर 1% जो है अदर गैसेस देखने को मिल जाती हैं। जो भी आप यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर में बैठे हो, जो भी हवा चल रही है वहाँ पर 78 पॉइंट, मतलब इतना ही कुछ समथिंग है, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद अदर गैसेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, अब इसको ठंडा करेंगे और फिर ऑक्सीजन बनाएंगे, लेकिन अभी भी प्रोसेस इजी नहीं है। मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ, नाइट्रोजन होता है 78.08%, ऑक्सीजन होता है 20.9%, उसके बाद कुछ अदर गैसेस होती हैं, अदर गैसेस मिल जाती हैं लगभग, यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहले तो इसके अंदर आर्गन भी होता है 0.93% और फिर अदर गैसेस 0.04% होती है। अब जब आप इस मशीन के अंदर वो हवा डालोगे तो फिर उसको ठंडा करोगे, इसे ठंडा करने की मशीन यहाँ पे ठंडा करा जाएगा। ठंडा जैसे जैसे होगा तो क्या होगा, हवा के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जीनॉन देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं। हवा को ठंडा करोगे, जैसे आप -108 डिग्री पर पहुँचोगे, क्या होगा, उसमें से जो एयर आपने डाली है इसके अंदर, उसमें से जो जीनॉन है वो लिक्विड फॉर्म में बनकर निकल आएगा बाहर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बनकर वो बाहर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको हमें क्या चाहिए, हम ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग हवा को और ठंडा करेंगे, जो कहाँ पे पहुँचेगा, -153 डिग्री पर पहुँचेगा। जैसे ही वो -153 डिग्री पर पहुँचा, जो एयर है उसके अंदर से जो क्रिप्टॉन है वो ठंडी होके बाहर निकल आएगी। अब हम उसे और ठंडा करेंगे, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग पहुंचाएंगे -183 डिग्री पर। जैसे हमने -183 डिग्री पर पहुंचाया, क्या होगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में बदल कर आ चुकी है बाहर। क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन आ चुकी है, इसको कलेक्ट कर लो, हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हम लोग इस कंटेनर में डालते हैं, इसको हम लोग क्रायोजेनिक कंटेनर बोलते हैं। क्रायोजेनिक कंटेनर का मतलब यह है कि देखो अगर वो जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसकी अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको हवा में ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये वापस से गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो कंटेनर है ये क्या करता है, लिक्विड ऑक्सीजन को उसके लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखता है। तो ये काफ़ी स्पेशल टेक्निक से ये कंटेनर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपने देखा होगा जो ये कोविड क्राइसिस के अंदर यहाँ पे आपने जो पिछली बार देखा होगा कि हाँ ऑक्सीजन क्राइसिस हुए हैं, उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारे पास ये कंटेनर बहुत कम थे, क्योंकि इनमें बहुत कॉस्ट लगती है।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब फिर उसके बाद क्या होगा, कंटेनर से ये पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये जब गैस वहाँ से जो एक तरीके से लिक्विड निकाला जाएगा, जैसे ही निकाला जाएगा गैस की फॉर्म में, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन सिलेंडर्स के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। ओके, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक ज़बरदस्त आर्टिकल है, देखो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा और बूस्टअप करने की बात करी गई है। 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, यानी जो हमारा खाने वाला ऑयल है, जो भी तेल है, ठीक है, उसको यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इतना पैसा दिया जा रहा है। यह स्टेटमेंट दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक तरीके से आप कह सकते हो जो ये केंद्र सरकार है वो 11,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी एक नए मिशन के ऊपर। ये जो नया मिशन है ये इंश्योर करेगा सेल्फ सफिशिएंसी किसके अंदर, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के अंदर। ये जो खाने वाला तेल है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो भारत के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पर भारत जो है इस एडिबल ऑयल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्रीज से, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होगी। प्लस उसके बाद ये जो नेशनल मिशन है ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आने वाले 5 साल में हमारा टारगेट ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन करें। और प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें बोली हैं एक वर्चुअल इवेंट में। और आपको मालूम होगा एक 9th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज़ कर दिया गया है पीएम किसान का, जिसमें यहाँ पे 19,500 करोड़ रुपए देने की बात करी गई है 9.75 करोड़ फार्मर्स को। ठीक है, ये कल ही यहाँ पर इसके बारे में रिलीज़ देखने को मिला था। आज की बात करें तो इंडिया जो है रिकग्नाइज़ किया जाता है एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि एग्रीकल्चर का जो मामला है या एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, ना कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट भी ख़त्म करना होगा। एक तरीके से हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद जो है इसको बनाएंगे और दूसरी कंट्रीज़ को हम लोग देंगे। यह हमारा फोकस होने वाला है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए पैसा दिया गया है, इसके बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल देखो, वही आर्टिकल मतलब महीना भर हो चुका है लगातार कवरेज में है, अफगानिस्तान और तालिबान। तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसने यहाँ पर बहुत सारी जगह पर कब्जा किया है। कल हमने देखा था लगभग 5 शहरों पर कब्जा किया है। अब आप कह सकते हो एक आर्टिकल आया है कि तालिबान ने लगभग 2 और शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये आर्टिकल आप लोग देख पाओगे। अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादा चीज़ें रिपीटेडली नहीं कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखो यूएस की जिस प्रकार से फोर्सेस जो है, यूएस के जिस प्रकार से जवान जो हैं अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉ करने के बाद जो है आने वाले टाइम पर ये 100% विड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होने वाला है अफगानिस्तान का वो कुछ नहीं मालूम। आने वाले टाइम पर आपको ये डिस्प्यूट और बढ़ता हुआ ही नज़र आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेट रिपोर्ट मस्ट डेथ नॉल फॉर फॉसिल फ्यूल्स। अब इस चीज़ का क्या है, यहाँ पर अगेन क्लाइमेट को लेकर चर्चा हो रही है। वो चर्चा क्या है कि देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है बॉम्बशेल क्लाइमेट साइंस। इसमें बोला गया है कि देखो यहाँ पर क्या है, जो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, इन्होंने वार्निंग दी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय, ये जो है काफ़ी बड़ा डिस्ट्रॉय है। इन्होंने यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स ने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करी गई है कि हमारा जो टारगेट है, हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है लगभग 2030 तक जो भी यहाँ पर हमारा कार्बन एमिशन है इसको हमें कम करने का हमारा टारगेट है। लेकिन जो है अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस चीज़ के अंदर, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आने वाले टाइम पर क्या होगा, नहीं तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद बोला गया है देखो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, इट्स नॉट टू लेट। अभी भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग सही से स्टेप्स उठाओगे, कार्बन एमिशन को कम रखोगे। अभी नवंबर में एक मीटिंग होने वाली है इस कार्बन एमिशन को लेकर, पोल्यूशन को लेकर ही एक समिट होगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। बट अभी के लिए यहाँ पर आपको शुरू से ही फोकस करना पड़ेगा इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ताकि हम लोग चीज़ों को आने वाले टाइम पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, तो बेलारूस न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो है बेलारूस के अंदर आप कह सकते हो बवाल तो बहुत पहले चल रहा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनका आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, लगभग 27 साल से वहीं पर रूल कर रहे। जब से बेलारूस आज़ाद हुआ है तब से आप कह सकते हो कि जो है ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने पड़े हैं। अब यहाँ पर इनका कहना यह है, जो अपोजिशन है उन्होंने यहाँ पर प्लॉट किया था कू करने के लिए, एक तरीके से वहाँ पर प्लानिंग थी कि वो तख्ता पलट करें और जो है वहाँ की सरकार को हटाकर, लुकाशेंको को हटाकर जो है अपनी जो है सरकार बनाए, जो अपोजिशन पार्टी
पार्टीज़ हैं, ऐसे यहाँ पे रूल करें, वो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला था, ऐसा यहाँ पे लुकाशेंको का कहना है। ठीक है, तो बेलारूस को मैप में ज़रूर देख लेना, इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें इतनी चर्चा नहीं है, लेकिन बेलारूस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पहले भी अभी पीछे अगर हम लोग बात करें पिछले महीने न्यूज़ में था और लगभग 4-5 दिन न्यूज़ में रहा था। उसके पीछे का रीज़न वही था कि ये जो प्रेसिडेंट है बेलारूस के अंदर एक फ़्लाइट को रोक लिया गया था, आपको मालूम होगा, रोमन प्रोटेस्विच को अरेस्ट किया गया था, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा वर्ल्ड सेक्शन का, वो ये है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये बोलता है कि देखो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो भी यहाँ पर स्पेशल एनवॉय हैं और जो एक तरीके से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है टोनी एबट, ये आए थे इंडिया, और इंडिया के आने के बाद यहाँ पर अभी पिछले हफ्ते जब ये इंडिया आए तो इन्होंने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर आज के टाइम पर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और एक तरीके से जो चाइना की तरफ से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो चाइना से दूर भागा जा रहा है, जो कि एक अच्छा स्टेप भी है। मिस्टर एबॉट का यहाँ पर एक तरीके से विजिट देखने को मिला था न्यू दिल्ली के अंदर, पिछले सप्ताह यहाँ पर आए थे और उसके बाद इन्होंने चर्चा करी थी बायलैटरल ट्रेड डील के ऊपर कि बायलैटरल ट्रेड डील को हम लोग किस प्रकार से और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत भी है एक तरीके से कि मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है किस चीज़ को लेकर। एक आपको मालूम होगा चूहों की कगार बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लॉस में गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके बारे में हमने आर्टिकल्स बहुत सारे कवर भी किए थे। तो आज के टाइम पर यह देखने को मिलेगा कि देखो यार अभी दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी, दोनों कंट्रीज़ मिलकर ट्रेड डील्स करेंगी और ये जो ट्रेड डील्स हैं इनसे जो दोनों कंट्रीज़ का लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो बूस्टअप होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया चाइना से इतना वो क्यों है, तो ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में आप कह सकते हो रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज़ टेलीकॉम जाइंट हुआई है, वाई कंपनी जो चाइना की है, इसको बैन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो फिर चाइना ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया की साइड आया है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अब जो रिलेशंस है वो थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये इंक्रीज़ होगा, हमारा ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक ही आर्टिकल ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, वो यह है। अब यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में बोल दिया है कि मैं भाई रिफ्यूज़ नहीं करने वाला। हम लोग जो है एक तरीके से मतलब ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं उन्होंने इंटरवीन करने के लिए। मतलब आप कह सकते हो कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है CCI, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। इन्वेस्टिगेशन किसके खिलाफ चला रहा है, अमेजन के खिलाफ, फ्लिपकार्ट के खिलाफ। ठीक है, अब क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करने से मना कर दिया कि देखो यार मैं इंटरवीन कहीं नहीं करूंगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चलने दो, ये एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन है, चलने दो, यहाँ पर ये बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका डिसीजन था जनवरी लास्ट ईयर, इसने डिसीजन लिया था कि एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएगा इन कंपनीज़ के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, इन कंपनीज़ के ऊपर एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे ये कंपनीज एंटर करी हैं, उसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब यह है कि ये देखो जो कंपटीशन है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं ये दोनों फर्म्स। अब यहाँ पे कंपटीशन अफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या लेने देना। तो ये जो बॉडी है ना CCI, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन को ही ध्यान में रखकर आगे वर्क करती है। तो यहाँ पर ये बॉडीज़ हैं, ये दोनों फर्म है अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये अगर कंपटीशन को अफेक्ट करेंगी तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है CCI ने। बट मैं आपको बताता हूँ ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे भारत सरकार की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से इन्फोर्स करती है कंपटीशन एक्ट 2002 को। और इसने जो है रिप्लेस कर दिया था पहले वाले एक्ट को। इससे पहले भी एक एक्ट हुआ करता था MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट, उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया। अब यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका यहाँ पर मेन मकसद यही है कि देखो एक कॉम्पिटिटिव, एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना भारत के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इसका एक तरीके से फोकस यही है कि कॉम्पिटिशन को मेनटेन करके चलना। बार बार आप वही लाइन देख पाओगे। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है कॉम्पिटिशन के ऊपर तो उसको ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या अपने जो ओपिनियंस वगैरह देना कंपटीशन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ट्रेनिंग देना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल। तो यहाँ पर आपको
लगभग 5-6 ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे चाइना के बारे में, जो वही गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन, जो कि हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक लाइन डिस्कस करेंगे लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो लेबर लॉ रिफॉर्म्स लाए गए थे वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। उसके बाद अगेन जो आईपीसीसी वाली रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो कि हमने भी पेज नंबर 1 पर डिस्कस करी, फिर पेज नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करा, वो वापस से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ऊपर देखने को मिलेगा, इसका छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट मैं ओवरव्यू दे दूंगा। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट के बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पेज नंबर 7 के ऊपर आपको एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो वेमेन हैं उनके प्रति जो है ऑनलाइन हैरेसमेंट, सेक्सिज्म, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल लास्ट में दे रखा है प्लास्टिक को लेकर, अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक। तो इंडिया का जो प्लास्टिक पैक्ट है ये कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है हमारी इकोनॉमी को, प्लास्टिक को कैसे यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करी है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ वाले आर्टिकल से। रोड अहेड फ्रॉम गोगरा के बारे में चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा कि अभी यहाँ पर डिसएंगेजमेंट को लेकर कमांडर लेवल की टॉक हुई है, कमांडर कॉर्प्स की टॉक्स हुई है। अब उस बातचीत के अंदर यहाँ पे हमारा फोकस ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक तरीके से ज़्यादा ख़त्म हो, प्लस उसके बाद जो गोगरा वाला रीजन है वहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया जाए और वहाँ से डिसएंगेजमेंट किया जाए। अभी मैं मैप से समझाता हूँ आपको। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिए मैप दिया है, अब यहाँ पर मैप से हम लोग समझेंगे। तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल 2020-21 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ जो है दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ चुका था कि बहुत सारे ऐप्स इंडिया ने बैन करे, प्लस जो है हमारे जवान भी शहीद हुए हैं इसी बीच में। ये सारी चीज़ें देखने को मिली है कोरोना वाले टाइम पर। वो कहाँ पर देखने को मिली थी, गलवान वैली में देखने को मिला था। उसके बाद जो है पेंगोंग सो लेक वाले एरिया में देखने को मिला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी आपको देखने को ये मिलेगा कि ये वाला रीजन है अक्साई चीन वाला, ये आपको रीजन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल है। और उसके बाद यहीं पर आपको ये गोगरा वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गोगरा वाला रीजन ये है और हॉट स्प्रिंग वाला रीजन भी यही है। यहाँ पर गलवान वैली और पेंगोंग सो हमने देख ही लिया। गलवान वैली और पेंगोंग सो, जो पेंगोंग सो लेके यहाँ पर डिसएंगेजमेंट पहले ही हो चुका था। ये जो साल 2021 चल रहा है इसके फरवरी मंथ में, यानी कि जो फरवरी मंथ था वहीं पर डिसएंगेजमेंट हो गया था। मतलब कि जो इंडियन आर्मीज़ है वो पीछे हट गई थी, ठीक है, प्लस यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी वो भी पीछे हट गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अब क्या है ना, अभी कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर डिसएंगेजमेंट की ज़रूरत थी, जैसे गोगरा वाला रीजन, यहाँ पर अभी भी स्टैंड ऑफ जारी था। तो गोगरा वाले रीजन में अभी डिसएंगेजमेंट करने के लिए एक कॉर्प्स कमांडर लेवल की टॉक हुई है, बातचीत हुई है, हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर डिस्कशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, और एग्रीमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं कि इस वाले एरिया के अंदर से डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यह है ये डिसएंगेजमेंट कब तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि चाइना कभी बाज आने वाला है नहीं। तो डिसएंगेजमेंट ये कब तक रहेगा, ये लंबे समय तक नहीं है, ये वापस से चैलेंज क्रिएट कर लेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो आपको मालूम होगा 31 जुलाई को बातचीत हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, और उन्होंने एक स्टेप उठाया कि ये वापस से पीस को रिस्टोर करेंगे बाय डिसएंगेजिंग एट गोगरा, यानी गोगरा वाले रीजन पर डिसएंगेजमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर ये लोग पीस को मेंटेन करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और यहाँ पे गलवान वैली का इंसिडेंट बताया गया और ये सारी चीज़ें बताई गई जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। साल 2020 के अंदर दोनों के बीच में डिस्प्यूट थे, लेकिन ये तब भी एक चैलेंज रहने वाला है, तब भी आने वाले टाइम पर हम लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर एक डिस्प्यूट दिखने वाला ही है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये हमने अभी पेज नंबर 1 पर डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया वही बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आईपीसीसी की, यानी कि जो हमारी ये एक तरीके से पैनल है, इसकी वार्निंग है कि भाई आपको क्लाइमेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है क्लाइमेट आपको यहाँ पर बुरी तरह से रुलाने वाला है। एक तरीके से जो रेनफॉल वाली सिचुएशन है वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुकी है, फ्लड बढ़ चुकी हैं, हीट वेव बढ़ चुकी हैं, और जंगलों में आग लग रही हैं, और आने वाले टाइम पर ये चीज़ें और बढ़ेंगी, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। और रिपोर्ट ने बताया कि देखो जो वार्मिंग वाली सिचुएशन है, यानी कि एक तरीके से जो गर्माहट है वो आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर में इंक्रीज हो रही है। और फोकस ये रहना चाहिए कंट्रीज़ का कि किस प्रकार से जो ये कार्बन एमिशन है इसको एक तरीके से कम किया जाए, नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ा जाए। उसके बाद यहाँ पर अगेन वही चीज़ें बताई गई हैं कि देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स पर क्रिएट होते हैं, इसके पीछे मानव का बहुत बड़ा हाथ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हीट वेव्स, प्रेसिपिटेशन, एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सूखा पड़ना, ठीक है। और आपने आज का थंबनेल देखा होगा वो भी कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है देखो पेरिस एग्रीमेंट हुए इतने साल हो गए, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर अभी तक सही से फोकस किया नहीं गया है।
चीज़ें मजाक में ली जा रही हैं। और पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पर जब डिसाइड किया गया है कि पोल्यूशन कम से कम होगा, लेकिन तब भी ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपको पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा और आने वाले टाइम पर जल्द से जल्द जो ये चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा, जो ये ऑथर हैं KR श्याम सुंदर, इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे में। देखो इन्होंने ये बोला है, जो ये लेबर लॉ रिफॉर्म्स लाए गए थे, चलो यहाँ से डिस्कस करेंगे। जो NDA गवर्नमेंट है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर ये लेबर लॉज यानी कि कोड ऑन वेजेस करके लेकर आए थे। जो मजदूरी है वो यहाँ पर सही से प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी मजदूर हैं उनको प्रोडक्शन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। अब ये जो लॉज है ना, ये लाए गए थे अगस्त 2019 के अंदर। और ये एक साथ इन आप कह सकते हो कि लेबर लॉ के अलावा 3 और कोड्स लाए गए थे, तो मतलब कुल ये 4 लॉज थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लेबर लॉज के अलावा क्या था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, उसके बाद दूसरा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तीसरा था हेल्थ एंड वर्कर कंडीशंस कोड। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि एक लेबर वाला था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यही 4 लाए गए थे कि इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वर्किंग से हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये लाए गए थे सितंबर 2020 के अंदर। फिर उसके बाद इसको फ्रेम किया गया ड्राफ्ट रूल्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट देखने को मिला है। एक बार रूल्स का डिसीजन तो कर लिया, रूल्स को डिसाइड कर लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भूल गए। यानी कि चीज़ों को डिसाइड तो कर लिया ये करना है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया अभी तक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई थी इस कोड्स को लेकर। तो गवर्नमेंट ने, अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही कम यहाँ पर अपना रोल दिखाया है इसके अंदर। ये जो 3 कोड्स हैं इनको पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत ज़्यादा अपोजिशन पार्टीज़ ने भी यहाँ पर इस चीज़ को बॉयकॉट करने की कोशिश करी है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में ये स्टेप तो उठा दिए, और कोविड-19 के पीरियड में जो है इन सब चीज़ों को पास कर दिया, लेकिन चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करी हैं। फिर उसके बाद लोगों का ध्यान क्या रहा, लोगों का ध्यान कोविड-19 पर रहा, यह बिल अलग पास हो गए, और उसके बाद यहाँ पर इस बिल के ऊपर फोकस ही नहीं किया सरकार ने, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लेबर के लिए लॉज लाए गए थे, लेबर के लिए फ़ायदे के मंद के लिए यहाँ पर लॉज थे, तो ये कहीं ना कहीं बेकार होते हुए नजर आएंगे जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट ने अपना एक सीरियस इंटेंट यहाँ पर दिखाया ही नहीं, जाकि जो इन कोड्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं कि मान लो आपने लॉस तो लेकर आ गए, लेकिन उसको आपने जो है लंबा समय तक ऐसे ही छोड़ दिया, पेंडिंग में छोड़ दिया है, प्लस उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बारे में। कोर्ट के क्या क्या डायरेक्शंस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से ये जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है, पहले तो बोला कि हम लोग सितंबर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको बढ़ाते चले गए। फिर उन्होंने बोला यहाँ पर हम लोग 1 अक्टूबर 2021 में इस लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 1 अक्टूबर 2021 आ रही है, देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो लेबर लॉज है इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, सारे जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनको रजिस्टर करना है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी, जिसको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया 31 जुलाई 2021 तक। और अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, आप कह सकते हो कि भाग रही हैं इधर उधर, लेकिन फोकस यहाँ पर लेबर लॉस के ऊपर होना चाहिए था, बट यहाँ पे लेबर लॉस के ऊपर आपको फोकस देखने को मिलेगा नहीं। ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड के अंदर जो आधार है, आधार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है, जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन होना। लगभग यहाँ पे 400 मिलियन वर्कर्स है, उनका रजिस्ट्रेशन होना, और यहाँ पर ये ज़्यादा इसकी ज़रूरत देखने को मिलेगी। प्लस फिर उनके बाद यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन देना। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तरीके से यहाँ पे ऑर्डर को बोला है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनके द्वारा कहना यह है कि एग्जैक्टली ये जो चीज़ें करी गई हैं, ये एक तरीके से लॉकडाउन के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, उन दिक्कत को ख़त्म करने के लिए करी गई हैं। और एक तरीके से जो ये लॉज वगैरह देखने को मिले थे, ये भी कहीं ना कहीं जो ये मज़दूर हैं इनकी दिक्कत ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अभी तक चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। गवर्नमेंट ने जो बोला है वर्सेस रियलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो बोलना कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। गवर्नमेंट ने बोला था ये जो कोड्स हैं इनको एक्सटेंड किया जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर जो वेजेस हैं उनके अंदर बढ़ावा देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, मतलब आप देख पाते होंगे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आग लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो वहाँ पर जो है लेबर को एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके खर्चा निकाला जाएगा, उसके परिवार का खर्चा निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। लेकिन भाई इसको इम्प्लीमेंट तो करो,
ठीक है, इम्प्लीमेंट आप कर नहीं रहे हो और यहाँ पर इसको जो है एक तरीके से आपने जारी कर दिया है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाली हैं। कौन इससे बेनिफिट लेगा, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पता। अगस्त 3, 2021 की बात है। यहाँ पर इन्होंने जो है, ऑथर ने बोला कि हाँ मैंने वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चीज़ें तो जो बोला जा रहा है सरकार के द्वारा वो अलग चीज़ें हैं, जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला गया बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन सब ने यहाँ पर अभी इन ड्राफ्ट रूल्स को इशू ही नहीं किया है किसी भी कोड के अंदर। तो उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, इन्होंने जो है रूल्स वगैरह फ्रेम कर लिए हैं, वेजेस के ऊपर फ्रेम कर लिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर फ्रेम कर लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर अभी तक रूल्स को एक तरीके से फ्रेम आप कह सकते हो कि सारे कोड्स के लिए फ्रेम किया है। लेकिन उसके बाद ये जो कोड हैं वेजेस, ये जो कोड हैं वेजेस के ऊपर बनाए गए हैं, इसको लाया गया था अगस्त 2019 के अंदर, अगस्त 2019 के अंदर लाया गया। अब आप यहाँ पर इसको ड्राफ्ट को एक तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो, रूल्स को बना रहे हो। 2019 के अंदर अनाउंसमेंट हो गया, 2019, 20 ये से निकल गया, 21 भी आधा निकल चुका है। अब आप जो है रूल्स को एनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 3 जून 2021 की बात है, इन्होंने अनाउंस किया था एक एक्सपर्ट कमेटी को कि 3 साल के लिए एक्सपर्ट कमेटी होगी जो कि एक तरीके से एडवाइस करेगी मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोला 12 जुलाई को, मतलब इसको टाइम बदल दिया गया कि 12 जुलाई को हम लोग अनाउंस करेंगे, फिर उसके बाद आने वाले टाइम पर अनाउंस करेंगे। ऐसे करते करते आप कह सकते हो कि आगे एक तरीके से अभी भी नहीं पता ये कब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड्स, एक फ्लॉलेस यहाँ पे एक फ्लॉ देखने को मिलेगा। पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड्स मतलब यह है कि एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जैसे मतलब कि कहीं पर आग लग गई है, केमिकल फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर इनमें एक्सीडेंट होता है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है कि मई से लेकर जून तक अगर हम बात करें, लगभग 32 मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें लगभग 75 वर्कर्स की जान गई है। और यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह दे रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो। जो मीडिया रिपोर्ट है वो यहाँ पे ये बताती है कि 4 एक्सीडेंट्स हुए हैं वाइजैक के अंदर। वाइजैक के अंदर एक तरीके से एक इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अलग जगह पर इंसिडेंट हुए हैं ये सारे। ठीक है, गुड़गांव रीजन के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी तक लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो सरकार एक तरीके से किस प्रकार से यहाँ पे फ़ायदा देगी इन लेबर्स को, तो वो यहाँ पर देखने वाली बात है। ठीक है, बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कोविड-19 ने एक तरीके से इंटेंसीफाई कर दिया है लेबर मार्केट को। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो विड्रॉ कर चुके हैं लेबर मार्केट से, उनकी जो अर्निंग वगैरह वो ख़त्म हो चुकी थी उसी वजह से, क्योंकि उनको पैसा मिल नहीं रहा था, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, इस वजह से वो लोग पीछे हट गए। और यहाँ पर आपने अनाउंस कर रखा है इन लेबर लॉस को, अगर आप लोग इन लेबर लॉस को इंप्लीमेंट करोगे, वेजेस बढ़ा कर दोगे, उनको एक थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो लोग रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या है, आपने अनाउंस कर दिया, इसको इंप्लीमेंट नहीं करा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद एट दी लास्ट यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि अभी जब आपने पास किया है, इंडिया जो है एक तरीके से स्कोर कर सकता है काफ़ी ज़्यादा बेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को चीज़ों को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, हम लोगों को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। हम लोग जो है अगर कोई रिफॉर्म ला रहे हैं लेकिन उसको बिना इम्प्लीमेंट करे, बिना एग्जीक्यूट करे कुछ नहीं हो सकता है। पहले यहाँ पर अगर आप लॉ ला रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करना सीखो, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल है मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस करके एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये चर्चा करता है कि सेक्सिज्म, ऑनलाइन हैरेसमेंट देखने को मिलता है वुमेन के प्रति। ऑनलाइन वर्ल्ड आज के टाइम पर सोशल मीडिया देखने को मिल जाएगा, तो वेमेन जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस यहाँ पर फेस करती हैं, ऑफेंसिव ट्रोलिंग हो जाती है वेमेन की इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया गया है सुल्ली डील का। ठीक है, सुल्ली डील अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। ये एक ऐप है, रिसेंटली यहाँ पर क्रिएट किया गया था गिटहब पे, और इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से जो मुस्लिम वेमेन है उनकी ऑक्शनिंग करी थी, उनकी नीलामी करी थी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। नाउ जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वोकल वेमेन का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं, अगर वो कुछ बोलती हैं, आगे बढ़कर अगर कुछ बोलती हैं, तो फिर क्या होगा, उनके प्रति यहाँ पर उनकी ट्रोलिंग हो जाती है। और ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, जो भी यहाँ पर बोलने वाली वेमेन है या फिर कुछ आगे सही बात रखने वाली वेमेन है, तो उनकी ट्रोलिंग होती हुई नज़र आती है, उनके ऊपर अटैक होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सेक्सिज्म का अटैक होता है, ये यहाँ पे बोला गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखो लगभग
बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और यहाँ मतलब ये वर्ड तो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं कभी भी एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इस वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है कांग्रेस लीडर्स की भी, आप लोग देख पाओगे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कांग्रेस लीडर्स के अलावा अगर हम लोग बात करें, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रोलिंग होती है उन वेमेंस की, बार बार ये बोला गया है। एक रिपोर्ट आई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा लास्ट ईयर, जहाँ पे बोला गया लगभग 95 फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, और वो जो फीमेल पॉलिटिशियंस है उनको मिलियन हेटफुल एक तरीके से मेंशंस किया गया ट्विटर के ऊपर, और हेटफुल के साथ साथ उनके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से उनके खिलाफ सेक्सिज्म देखने को मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो ट्रोलिंग हुई है वो बहुत बुरी तरह से ट्रोलिंग हुई है। फिर इस मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कह सकते हो कि अदर फॉर्म ऑफ एब्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जो एक्टर हैं स्वरा भास्कर, ठीक है, इनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेक्सीएस्ट ट्रोल अटैक देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद जो एक्टिविस्ट हैं सफूरा जरगर, इनको टारगेट किया गया एज अ बीइंग अ वीमेन एज अ मुस्लिम। और उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि इनके अरेस्ट होने के बाद तो और ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, एक तरीके से पोर्नोग्राफिक वीडियोस शेयर करी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मिस जरगार के नेम के ऊपर, और इनके सोशल मीडिया पर ऐसे कह सकते हो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, और बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म क्रिएट होता है, इस्लामोफोबिया, कास्टिसिज्म, रिलीजियस बायोग्रेटरी। तो इन सब की चीज़ों के बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं वीमेन बहुत ज़्यादा खतरे में देखने को मिलेगी, खासकर जो वीमेन जो कि खड़ा होकर बोलना चालू करती है, ठीक है, किसी के सामने। तो फिर यहाँ पर क्या है कि उन चीज़ों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी जा रही है। जो हैरेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम से देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। और एज ऑलवेज जो वीमेन है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि एक प्रिकॉशंस लिया जाए। एक तरीके से आज के टाइम पर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रिकॉशंस ले भी रही हैं। क्या होता है, कभी कभी धमकी आ जाती है, थ्रेटन देखने को मिल जाता है, तो क्या करती हैं वो अपना सोशल मीडिया डर के मारे डिलीट कर देती हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर यह बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर जो वेमेन है उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। अगर यहाँ पर जैसे अगर कोई चीज़ बोल रही हैं तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। फॉर्मर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, आपको मालूम होगा, इनकी एक यूनियन लीडर हैं सहला राशिद, इनको फोर्स किया गया कि अपनी फेसबुक को डिलीट करें, फेसबुक अकाउंट को डिलीट करें, जब इनको एक रैप का थ्रेट आया था, ठीक है, रैप की धमकी आई। फिर उसके बाद इनको बोला गया कि अपना जो है फेसबुक का अकाउंट आप क्या करो, डिलीट करो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसा एक के साथ नहीं, एक जर्नलिस्ट है राना अयूब, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करी है, बहुत बार कंप्लेंट करी है कि इनके पास इनके ऊपर रेप के थ्रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्रेट प्लस सेक्सिएस्ट अटैक, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इक्वालिटी को नहीं दिखाती हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें नहीं बोलता है। उसके बाद यहाँ पर मेन जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ द डिस इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। देखो ये जो इकोसिस्टम ये क्रिएट किया गया है इनके द्वारा, ठीक है, एक तरीके से मेन के द्वारा, ये बहुत गलत है। और जो वेमेन है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर वुमेन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल्स न्यूज़ भी शेयर करती है, तो नंबर ऑफ़ जो मेन है वो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ रीज़न मिल जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि वायरल कर दिया जाता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि विमेन जो है फॉल्स न्यूज़ अगर यहाँ पे बेचती है, तो वो फॉल्स न्यूज़ चलो यहाँ पर दिया गया, लेकिन फॉल्स न्यूज़ के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉल्स न्यूज़ देती है तो उसके बाद उस वेमेन के प्रति उसको एक रेप थ्रेट मिल रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है नाम लिया गया किसका, रेहा चक्रवर्ती का लिया गया। एक मोस्ट रीसेंट इंसिडेंट है यहाँ पर, क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर इंडिया के अंदर क्या हुआ, जो रेहा चक्रवर्ती सागा है, यहाँ पर इनका एक एग्जाम्पल लिया गया। बोला गया था कि हाँ यहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन बताई गई, टेलीविजन पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद आप कह सकते हो कि इनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीम बनते हुए नज़र आते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। मतलब जो वुमेन है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप कह सकते हो उसके ऊपर ये काफ़ी बड़ा खतरा है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जो वुमेन है उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि वुमेन जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेसनेस के ऊपर वर्क करती हुई नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। उसका आपको मालूम होगा कि एक तरीके से यहाँ पर
यहाँ पर देखो कोई भी ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिला, कोई भी यहाँ पर इसमें कमी नहीं है कि एक तरीके से जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं एक सॉलिडेरिटी, प्रोग्रेसनेस और एक तरीके से कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं वुमेन को पीछे छोड़ देती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना हो चुका है, 53 मिनट्स हो चुके हैं। जल्द से जल्द इसको कवर करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक को लेकर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII, तो आप कह सकते हो कि ये जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है इसको लेकर चर्चा हुई है। मतलब जो है प्लास्टिक्स आज के टाइम पर बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और प्लास्टिक की वजह से आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि एक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ है, इसने सजेस्ट किया है 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है प्लास्टिक से वो लगभग 56 गीगाटन पहुँच चुकेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकेगा ग्रीन हाउस गैस। और आप कह सकते हो फिर इससे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। पोल्यूशन के बाद आज के टाइम पर क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वहाँ से आप लिंक कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज भी कितना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो। 2021 की जो रिपोर्ट है वो कमीशन करी गई गूगल के द्वारा और बताया गया कि आप कह सकते हो जो प्लास्टिक वेस्ट है ये सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा पोल्यूशन के अंदर। 7.7 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा दुनिया भर में अगले आने वाले 20 साल के अंदर। तो आप कह सकते हो 7.7 बिलियन मेट्रिक टन्स। तो यहाँ पर आने वाले 20 साल में इतनी बड़ा यहाँ पे कगार का प्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। इंडिया के लिए जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर सोल्यूशन क्रिएट करा जाएगा। जो प्लास्टिक पैक्ट मॉडल है वो इंडिया का जो प्लास्टिक पैक्ट है यहाँ पे एक सोल्यूशन ला सकता है। और जो है आप कह सकते हो ये जो दिक्कतें ये इंडिया के अंदर ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पर इंडिया का जो अपना पैक्ट है ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। जो ये प्लास्टिक पैक्ट है ये एक इनिशिएटिव है जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग को ट्रांसफॉर्म करेगा। जो भी यहाँ पर पैक्ट्स हैं एक तरीके से ये एक तरीके सबको साथ में लेकर आएगा। और एक तरीके से आप कह सकते हो जितने भी ये पैक्ट्स हैं इनका टारगेट ये रहने वाला है कि एक तरीके से जो प्लास्टिक पैकेजिंग है अननेसेसरी है तो अननेसेसरी पैकेजिंग को कम से कम किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो प्लास्टिक पैकेजिंग है इसको रीयूज़ किया जाए। ठीक है, इसको रिसाइकेबल बनाया जाए, मतलब इसको वापस से इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसा ना हो यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर सड़ता रहे और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेन काम ये रहने वाला है कि भाई इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। उसके बाद यहाँ पर इस एक तरीके से जो रिसाइकिल कंटेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, मतलब प्लास्टिक को वापस से रिसाइकलिंग करते रहें। ऐसा ना हो कि नया प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे तो नए प्लास्टिक को प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और नया प्लास्टिक जन्म नहीं लेगा। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। जो इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का, पहला है एशिया के अंदर जो कि लॉन्च किया गया जाएगा सितंबर के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से सितंबर के अंदर जब इसको लॉन्च किया जाएगा इसका मेन फोकस यही रहने वाला है कि देखो जो रिसाइकिल कंटेंट है इसको थोड़ा सा बूस्टअप किया जाए, मतलब जो ये प्लास्टिक्स हैं इसकी रिसाइकलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और एक तरीके से इससे क्या होगा, जो वेस्ट है वो कम से कम होगा, प्रोडक्ट बेकार होगा उसको वापस से रिसाइकिल किया जाएगा, वापस रीयूज़ किया जाएगा, वापस से रिसाइकिल किया जाएगा, वापस से रीयूज़ किया जाएगा। वही चीज़ एनवायरमेंट में चलती रहेगी। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें एनवायरमेंट में नहीं आएंगी। एनवायरमेंट में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएंगी तो इससे एनवायरमेंट को हमारे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो यूके का पैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस प्रकार से पैक्ट और भी वेरियस कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से इंडिया के अंदर ये आने वाला है। इंडिया भी प्लास्टिक पैक्ट के ऊपर प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर फोकस करने वाला है। इंडिया का जो प्लास्टिक पैक्ट है बेसिकली ये फोकस करेगा सोल्यूशन के ऊपर और इनोवेशंस के ऊपर, मतलब कि प्लास्टिक जो वेस्ट है इसके रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन होना चाहिए, प्लस क्या क्या नए नए आइडियाज़ आने चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पर ये फोकस करने वाला है। ये जो पैक्ट है बेसिकली एक रोड मैप डेवलप करेगा किस प्रकार से यहाँ पे जो प्लास्टिक्स है वो कम से कम होंगी। और एक तरीके से मेन फोकस होने वाला है रिसाइकिल के ऊपर, रीयूज़ के ऊपर। तो वापस से रिसाइकिल रीयूज़ किया जाएगा जिससे यहाँ पर मेन फोकस यही होगा कि जो प्लास्टिक है वो ज़्यादा जनरेट नहीं होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा और इससे हम लोग कहीं ना कहीं पोल्यूशंस को टैकल कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशंस को टैकल कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को कम भी कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। हमने कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है, सारे एडिटोरियल डिस्कस कर लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।